शार्क टैंक की जर्नी तो समझेंगे, बट पहले इंटरेस्टिंग जो सबसे पार्ट है वो है स्किन केयर ट्रीटमेंट। आजकल तो और ज़्यादा लोग इस पे एम्फेसिस करने लग गए हैं, अपनी स्किन का ध्यान देने लग गए हैं। शुरुआत से क्या खाना है, क्या पीना है, सब कुछ सब फोकस पे आ गया, स्पेशली आफ्टर कोविड। तो सारा कुछ समझेंगे, बट बिफोर दैट आपको एक प्लेज लेनी पड़ेगी कि आप जो बोलोगे सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे। बिल्कुल, मैं जो बोलूँगी सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगी। परफेक्ट। आप कहाँ से आते हो और ये स्किन ट्रीटमेंट का जो बिजनेस है यहाँ कैसे एंट्री हुई आपकी? बिल्कुल, तो मैं भोपाल में पली बड़ी हूँ। अपने लाइफ के 24 साल मैंने भोपाल में बिताए हैं। तो स्कूलिंग, उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की एनआईटी भोपाल से। फिर मैंने 2 साल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में, उससे एनआईटी भोपाल में गई। एनआईटी भोपाल के बाद उसके बाद पूरे आसपास के लोग एमबीए कर रहे थे, तो जो भी लगता था कि अभी तक लाइफ में ऐसी लग्जूरियस लाइफ नहीं जी है, शायद एमबीए हो जाएगी, तो हमने कैट लिख दिया। पढ़ाई में थोड़े ठीक थे तो कैट क्रैक हो गया। फिर IIM बैंगलोर When you say crack हो गया मतलब what was the मतलब I got percentile? into the No, I know that, but I yeah, wanted to quantify the percentile that you got. 99.6. 99.6 in CAT. Okay. Yes. Then I got in First attempt? second attempt. Second attempt. फर्स्ट अटैम्प्ट में कुछ नहीं पढ़ा था। तब था कि सब दे रहे तो उसमें मुझे एक IIM से इंटरव्यू कॉल आ गई थी। अच्छा। तो लगा था कि अरे तो कुछ नहीं पढ़ के भी कॉल आ जाती है, थोड़ा पढ़ लेंगे तो शायद अंदर भी चले जाएंगे। राइट। तो फिर सेकंड अटेम्प्ट में थोड़ी मेहनत की थी जॉब के साथ ही। फिर So you got into IIM Bangalore. यस, मिडिल क्लास थिंकिंग और बहुत ही हम लोग रैट रेस थिंकिंग वाली थीम है बहुत टाइम तक। फिर IIM में गए तो एक और रैट रेस शुरू हुई कि सबसे प्रेस्टिजियस जॉब कंसल्टिंग होता है। उसके लिए बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए होते हैं और बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर चाहिए होते, तो उसमें लग गए कि अब कंसल्टिंग में घुसना है। फिर उसमें भी घुस गए। वहाँ पे फिर बहुत सीखा। वहाँ जाके थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ कि क्यों रैट रेस है, क्योंकि द एक्सपोजर दैट यू गेट एट दैट एज, आप 25-26 साल की उम्र में आप बड़ी कंपनीज के सीईओ को बता रहे होते हैं कि उनको उनकी नेक्स्ट 3 इयर्स की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो जिन्होंने कंपनी बनाई है उन्हीं को आप बता रहे हो। बनाई है, जिनने 20-25 साल उस इंडस्ट्री में बिताए हैं, उनको आप एक नई थिंकिंग देते हो, वो करना आपको। बट मेरे को आप थोड़ा सा यहाँ पे पूछना, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। नहीं, नॉट एट ऑल। बहुत ये इस कैटेगरी में ना, कंसल्टिंग डोमेन में ये भी बहुत होता है कि जो सामने वाला एक 24-25 साल का, जिसको आइडिया नहीं है कि वो बिज़नेस रियलिटी में कैसे बनाते हैं या चलते हैं, वो आके 25 साल वाला जो बंदा जिसने वो कंपनी ग्राउंड से शुरुआत की और यहाँ तक पहुँचा है, उसको आके वो कंसल्टिंग दे रहा है। Do you find any irony in this? मैं आपको बताती हूँ। ऑन द फेस ऑफ इट तो लगता है कि क्या बकवास है ये, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बट आई थिंक ये जो बाहर से जो टीम आती है वो कर देती है कि जो फ्रेशनेस लेके आती है। जैसे मेरा स्किन केयर में कोई बैकग्राउंड नहीं, और एंड इट्स नॉट दैट कि मैं प्रोडक्ट बना रही हूँ, एक थर्ड पार्टी से बनवा लिया, उस पर लेबल चिपका के वो कर दिया, मार्केटिंग अच्छी करना। इन आवर केस इट्स ट्रीटमेंट, कि कैसे पेशेंट आएगा, क्या है जिनका डॉक्टर्स का कोर फील्ड माना जाता है। उसके बाद भी द रीज़न वी हैव बीन एबल टू स्केल मच फास्टर देन एनी अदर क्लिनिक इन द कंट्री, आई वुड से, इज़ बिकॉज वही फ्रेशनेस। अब मैं स्किन केयर को ये नहीं देखती हूँ कि अच्छा हाँ एक डर्माटोलॉजिस्ट होता है, मैं देखती हूँ वैसे ही वाइट बोर्ड पे चलो, अच्छा क्लाइंट को क्या चाहिए, उनको ये ट्रीटमेंट से आराम चाहिए, तो वो किस तरीके से आ सकता है, मेडिसिन से आ सकता है, मशीन से आ जाता है। अच्छा मेडिसिन कहाँ से आती है, मशीन कितने की आती है, कितने का बनता है। तो जो कंसल्टेंट्स करते हैं वो बिल्कुल ही क्लीन सेट पे काम करते हैं, उनके पास कोई बैगेज नहीं होता कि नहीं ये करने का तो यही तरीका है। वो 10 तरीके और निकालते हैं, जो फिर अच्छा कॉस्ट कैसे कम हो सकती है, या कोई और चीज़ करने का कोई और प्रोसेस है, तो उसमें उनकी एक्सपर्टीज़ हो जाती है। आई जॉइन बेन में इंटर्नशिप किया, बेन फुल टाइम कन्वर्ट हो गया। बेन में इंटर्नशिप में उन 2 महीने में वो सब मिल गया जो ज़िंदगी भर तरसते थे कि हम एक 5 स्टार होटल में बहुत दिल खोल के खा लें। उससे पहले तो ऐसा होता था कि बॉम्बे गए तो चलो
ताज में चल के चाय पी ली और उसका बिल देते हुए भी बहुत दिल जलता था कि इतने पैसे जितने में हम 10 बार जाके अपने दोस्तों के साथ खाए तो उसमें हम एक चाय पी पा रहे। तो वो बहुत लाविशनेस देखी, 5 स्टार्स में रुकना और बिजनेस क्लास ट्रैवल और यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। 25, 24 age. Yeah, I was 26 when I started at Bain. बोर्ड रूम में घुस गए जब MBA किया था तो हम CEO बन जाएं या हम CEO -1, आप वहीं बैठे हुए हैं, आप उनको बता रहे हैं, वो आपकी बात सुन रहे हैं। तो जो अलग टाइप का हाई मिला तो तब लगता था कि इससे अच्छी तो गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड, यही चाहिए था और ये मिल गया है। एंड फिर उसी में चल गए एंड फिर उसमें आई ऑलवेज वांटेड टू मेक अ करियर इन कंसल्टिंग। मेरा था कि मुझे बेस्ट कंसल्टेंट या बेस्ट पार्टनर बनना है। एंड उसी में लगे हुए थे खूब, मतलब 14-16 घंटे का काम होता था। मंडे से फ्राइडे करते थे, सैटरडे संडे बहुत अच्छे से माय हस्बैंड एंड आई वुड चिल, कहीं घूमने गए। Then what next? How did the journey of your skin treatment Right. business happened? सो जब बेन तो मैंने बेन के बाद एक और जॉब किया है। तो जब मैं बेन में थी मुझे कहीं से कॉल आया एक हेडहंटर का कि एक यूएस की एक और कंसल्टिंग फर्म है जो इंडिया में अपनी प्रेजेंस बनाना चाहते हैं एंड उनको आपकी प्रोफाइल और जिस तरह का आपका एक्सपीरियंस है वो ठीक लग रहा है, आप एक बार उनके साथ इंटरव्यू कर लो। तो फर्स्ट टाइम तो मैंने, एंड दैट रोल वाज इन बॉम्बे, तब तक मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई थी, आई हैड माई डॉटर ऑल्सो। तो मैंने बोला कि बॉम्बे तो मेरे को वर्कआउट ही नहीं करेगा, सो पॉइंट नहीं है। देन आई गेट अ सेकेंड कॉल विच इज़ लाइक कि अच्छा चलो वील बी फ्लेक्सिबल विद द लोकेशन। तब कोरोना पीरियड भी चल रहा था एनीवे, तो आप एक बार मिल लो। सो देन आई मेट एंड वो रोल था कि सो हाइड्रिक एंड स्ट्रगल्स इज़ अ NASDAQ लिस्टेड कंपनी फ्रॉम द US जिनका एग्जीक्यूटिव सर्च बिजनेस था इंडिया में, बट उनकी कंसल्टिंग ऑपरेशंस के लिए दे वर लुकिंग फॉर समबडी टू लीड इट। तो मैं एंड जिनसे मैं एंगेज कर रही थी, जो पूरी टीम थी, मार्कस, आस्तिक, पीपल हु वर बिल्डिंग इट, उनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। दे फेल्ट लाइक दे पीपल लाइक मी। तो एंड उसमें अपॉर्चुनिटी ये थी कि आपको सब कुछ बनाना है, कुछ नहीं है अभी, ज़ीरो से आप बनाओगे एंड आपको ही आगे लेके जाना है। तो मुझे वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा एंड तब तक थोड़ा सा मोनोटनी भी आ गई थी कि वही सेम एक क्लाइंट क्या जाना है, उनकी प्रॉब्लम्स एनालाइज करनी है। हाइड्रिक का थोड़ा सा फील्ड भी डिफरेंट था। तो एंड मुझे सेल्फिश रीजन की वजह से वो दिखा, मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था कि जिस सेक्टर में है इंडिया में बहुत गैप है, इसको बना तो लेंगे एंड आई गेट द अपॉर्चुनिटी टू मेक इट, सो आई विल ऑलवेज बी एट द टॉप। इन बेन आई विल बी अमंग whatever 40-50 one of 40-50 partners। तो उसको देख के आई स्विच्ड। वहाँ पे हाइड्रिक को बनाया, जो टारगेट्स थे वो धड़ाधड़ एक्सीड होने लगे। तब मैंने पहली बार टीम कैसे बनाते हैं, कैसे आपको ऑफिस स्पेस सेटअप करनी होती है, आपको नॉट जस्ट आपको जो रिपोर्ट करेंगे बट लीगल कौन देखेगा, एडमिन कौन देखेगा, कैब सर्विस कौन सी होगी, होटल्स आप कैसे उनसे रेट्स नेगोशिएट करोगे। तो बहुत सारे लाइफ स्किल सीखे जो रेगुलर व्हेन यू जस्ट एंटर एन ऑर्गेनाइजेशन और बस आप अपना काम करते हो वो नहीं थे। एंड बिजनेस बहुत फटाफट बढ़ा, सेलिंग सीखी वहाँ पे कि कैसे प्रोजेक्ट सेल करना है। तो वो जब बन गया तब ऐसा लगने लगा कि तब जो हाई आया तब मतलब मुझे इससे पहले मैं बहुत खुश थी अपने हर जॉब में, बट मुझे कभी ये नहीं लगा था नहीं यार आई एम मेड फॉर दिस, ये तो मेरे लिए ही बना है, ये मेरे को आता है। वो मुझे हाइड्रिक में फील हुआ दैट आई कैन बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन, आई कैन जनरेट रेवेन्यू बियॉन्ड, मतलब मोर देन लाइक केवल एक्सेल एनालिसिस किया या स्लाइड्स बनाई। तो एक पॉइंट ऐसा आ गया फिर मेरे को कि ये अब मुझे अपने लिए करना है, आई डोंट वांट टू डू इट फॉर एनी अदर फर्म, मेरे को अपना कुछ बिल्कुल जीरो से बनाना है। बिकॉज हाइड्रिक में तो फिर भी एक हाइड्रिक का ब्रांड था, उसके अंदर आप एक वर्टिकल बना रहे थे। फिर ये हुआ कि कहाँ क्या किया जाए। सो नाउ अगेन फ्लैशबैक टू 2014 में आई एंटर्ड IIM इन 2013 एंड 2014 में माई पेरेंट्स एंड आई स्टार्टेड टू टॉक कि अब शादी करनी है, अरेंज मैरिज रूट से होगी, लेट्स स्टार्ट लुकिंग फॉर अ बॉय। एंड मेरे को हमेशा से बहुत सिवियर एक्ने थे, लाइक मेरा ये जो पूरा
चेहरा था, इट यूज टू बी ऑल रेड डॉट्स, जिसको मैं बस खूब मेकअप करके या तो छुपाऊंगी, फिर मेकअप ज़्यादा हो जाएगा, फिर कम करूँगी, फिर मैं यही करती रहती थी 1-2 घंटे। एंड देन इट वाज लाइक कि, एंड तभी मेरी बेन की इंटर्नशिप ख़त्म हुई थी, काफ़ी मोटा ताज़ा स्टाइपेंड मिला था। तो देन आई डिसाइडेड कि कुछ भी हो जाए, मेरे को प्लास्टिक सर्जरी भी करानी पड़े, मैं अपना चेहरा अब मेरे को ठीक करना है, आई एम लाइक क्वाइट इरिटेटेड विद दिस। तो आई वाज इन बैंगलोर, तो तब मैंने वहाँ स्किन क्लिनिक्स के चक्कर काटने शुरू किए। एंड बैंगलोर हैड लाइक रियली फैंसी क्लिनिक्स, आप उनमें घुसोगे तो आपको 5 स्टार फील आ जाएगा फुली। बट वहाँ पे जो मेरी इंसाइट आई कि एक तो बहुत एक्सपेंसिव है, तो मेरा काफ़ी ज़्यादा स्टाइपेंड जेन्युइनली चला गया अपना फेस ठीक कराने में। लेकिन फेस ठीक हो गया, तो 3 महीने में मेरी शक्ल ऐसी हो गई जो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कभी भी हो सकती है, कि मतलब मैं बिना मेकअप के स्टेप आउट कर सकती हूँ एंड आई कैन फील एज कॉन्फिडेंट। एक वो हुआ, बट सेकेंड चीज़ थी कि बहुत महंगा था। थर्ड चीज़ थी कि बहुत ही सब्जी खरीदने जैसा एक्सपीरियंस था, कि आप गए, फिर वो सामने वाला देख रहा है कि आप कौन सा बैग लेके आए हो, आपने क्या पहना है, आप कहाँ रहते हो, आप क्या जॉब करते हो, एंड उस हिसाब से आपको रेट बताएंगे। अब नेक्स्ट डे गए, आपने थोड़े से बेसिक कपड़े पहन लिए, तो आपको थोड़ा सा तुरंत बोल देंगे वैसे तो रेट ऐसा है, बट आपको हम इतना डिस्काउंट भी दे सकते हैं। आपने जितना हैगल मार लिया कि चलो मैं वेट करती हूँ, मैं भी कंफर्म नहीं करती, फिर उसका फ़ोन आएगा, फिर 3 दिन तक नहीं मेरे को तो आपसे नहीं चाहिए, तो अगली बार फ़ोन आ गया, अच्छा चलो हम और 20,000 कम कर देंगे। तो मेरा था कि ये बड़ा अच्छा प्रोसेस नहीं है। इंडिया में बहुत सारी चीज़ें, बिकॉज ऑफ सो मेनी स्टार्टअप्स हैव बिकम ऑर्गेनाइज्ड एंड डेमोक्रेटाइज्ड, कि आपको वैल्यू मिलेगी अपने पैसे की, एंड आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा, बहुत कन्वीनियंट होगा कि आपने ऐप पे बटन दबाया और दूध आ गया आपके घर में। तो मुझे तो एक ये था, एंड सेकेंडली माई कज़िन वॉज इनटू सप्लाइंग डिवाइसेस टू द डॉक्टर्स। तो उनके साथ जब हम बैठते थे तो वो बोलते थे कि वो जो नंबर्स बोलते थे कि डिवाइस इंपोर्ट इंडिया में 20-25% बढ़ गया है, मेरा बिजनेस 1 साल में डबल हो गया है। कहाँ से डबल हुआ भैया? कुछ नहीं, मेरे को झांसी से 1 लाख रुपए का ऑर्डर आ गया, और मेरे को ग्वालियर से 10 लाख का ऑर्डर आ गया, और मेरे को काकीनाडा से आ गया, और मेरे को आसनसोल से। सो जो छोटे छोटे सिटीज़ हैं इंडिया के, जो आप शायद सोचेंगे नहीं कि वहाँ पे कौन लेज़र कराता होगा, तो पता भी नहीं होगा लोगों को, वहाँ पे बिजनेसेस बन रहे थे दबा के। तो मुझे देन आई रियलाइज, फिर हम जो वही बेन का जो वाइट बोर्ड पे आ गए, अच्छा एक बड़ा स्टार्टअप बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, बोलते हैं टैम, टोटल एड्रेसेबल मार्केट, वो बहुत बड़ा होना चाहिए। टैम हमारे केस में है ऑलमोस्ट एवरीबडी वॉन्ट्स टू लुक देयर बेस्ट, जिसके पास भी थोड़ी सी इनकम होती है वो सबसे पहले खर्च करते हैं मैं कैसे अच्छा दिखूँ, मैं अच्छे कपड़े पहन लूँ, मैं अच्छा मेकअप खरीद लूँ, मैं अच्छा दिखने लग जाऊँ। सो टैम वॉज सीमिंग टू बी अनलिमिटेड। सेकेंड उसमें होता है कि कंपटीशन क्या है और इसमें क्या एक नए प्लेयर की ज़रूरत है। तो एंड दोनों कॉन्ट्ररी फोर्सेस होते हैं। अगर टैम बड़ा होता है तो बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, तो जनरली डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ बचता नहीं है। ये एक पिक्यूलियर मार्केट मेरे को मिला जहाँ टैम बहुत बड़ा है, प्लेयर्स उस हिसाब से नहीं है, क्योंकि मतलब लोगों को सुंदर दिखना है, लेकिन ज़्यादातर लोग कोई ना कोई क्रीम वीम लगा के करने की कोशिश करते हैं, उससे कुछ होता नहीं है, वो मार्केट बहुत क्राउडेड है। फिर क्लिनिक्स का मार्केट आता है, जो रियल क्लिनिक्स हैं उनको चलाने के लिए आपको डॉक्टर्स चाहिए। कितने डॉक्टर हैं हमारे देश में, डॉक्टर्स की कितनी कमी है। तो दैट मार्केट वॉज रिलेटिवली रिस्ट्रिक्टिव, एंड डिफरेंशिएट करने का बहुत स्कोप था। प्राइस पे डिफरेंशिएट करने का स्कोप था, टेक पे डिफरेंशिएट करने का स्कोप था, कन्वीनियंस पे डिफरेंशिएट करने का स्कोप था। इट सीम्ड लाइक अरे ये तो मतलब एक अपॉर्चुनिटी है जो प्लेट में रखी हुई है, किसी को दिख नहीं रही है। सो देन आई गॉट इनटू दिस। ओके, तो ये आपने जो बीच वाली जॉब की थी, सेकंड वाली हाइड्रिक वाली, कितना टाइम की वो? 1.5 साल। 1.5 साल। फिर आपने इमीडिएटली सोचा कि मुझे ये करना है? नहीं, फिर मैंने 1.5 साल के बाद आई वेंट टू मार्कस, एंड दैट्स व्हाई आई कीप टेलिंग हिम। लोग बहुत अच्छे मिले थे मुझे। मैंने बोला मार्कस मेरे ध्यान में ऐसा है एंड मुझे ये स्टार्टअप करने का मन है। एंड उन्होंने बोला, मार्कस वाज माय बॉस देयर। अच्छा। सो एंड ही वाज लाइक, एंड मेरा था कि आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे क्लाइंट के रिलेशनशिप्स मेरे पास हैं, तो हम क्या एक ट्रांजिशन प्लान कार्व आउट कर सकते हैं जिसमें मैं भी अपना थोड़ा थोड़ा सेटअप शुरू कर देती हूँ, एंड थोड़ा थोड़ा मैं हाइड्रिक में भी कंटिन्यूटी रखूँगी एंड अपनी रिप्लेसमेंट भी ढूंढ लूँगी। तो हमने 6 महीने ऐसे चलाया, जिसमें हमने एवतार शुरू कर दिया था
एंड 50% मैं टाइम एवतार को देती थी एंड 50% मैं हाइड्रिक को देती थी। अच्छा। एंड 6 महीने के बाद जब हाइड्रिक पूरा सेटल हो गया तब मैंने वहाँ से कंप्लीट एग्जिट ले ली। क्या पहला स्टेप लिया आपने एवतार स्टार्ट करते टाइम? पहला स्टेप लिया मैंने, बहुत सारी क्लिनिक्स में फिर से घूमा। मतलब दिल्ली में 2500 क्लिनिक्स हैं, 2500? उसमें से हाँ उसमें से आई थिंक मैंने 300 क्लिनिक्स में मैंने ट्रीटमेंट लिए हुए हैं। एंड मैं हर जगह जाके ट्रीटमेंट लिया। एंड कहते हैं कि एक बार आपने लेज़र कराया तो आपको 21 दिन वेट करना चाहिए। मैंने उसको साइड में ले लिया क्योंकि मेरे को ये पता था खराब हो जाएगी तो फिर से ठीक करा लेंगे, अपन तो उसी बिजनेस में जा रहे हैं। मैंने डेली ट्रीटमेंट्स लिए। ये रिस्क कैसे लिया भाई? क्योंकि मेरे को पता था कि इतना रिस्क है नहीं। तो जो ट्रीटमेंट्स हैं काफी अपने फेस पे ये सब करवाना, ये भी एक्सपेरिमेंट्स ही है ना, कुछ भी गलत हो सकता है अगर नहीं, आप कॉशियस नहीं हो। नहीं बट उतना पता था कि क्या करने से कितना वो हो सकता है। माय मदर इज आल्सो अ डॉक्टर, तो थोड़ा बहुत वो डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है बट काफी कुछ वो करके मतलब एक स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट लिया है तो फिर माइल्ड ट्रीटमेंट ले लिया, फिर ये कर लिया, तो ऐसे कभी बॉडी पार्ट में ले लिया। तो मैंने सारी क्लिनिक्स में ट्रीटमेंट लेके एज अ कंज्यूमर समझने की कोशिश की कि क्या चीज़ इरिटेटिंग लगती है और क्या चीज़ अच्छी लगती है। क्या इरिटेटिंग इरिटेटिंग लगता है वेट करना, इरिटेटिंग लगता है कि आपका क्या लेना देना है कि मैं कहाँ रहती हूँ या मैं कहाँ काम करती हूँ। मैं स्किन प्रोसीजर करा रही हूँ, आइडियली आई वुड वांट टू कीप इट वेरी वेरी कॉन्फिडेंशियल। ख़राब लगता है कि मैं वहाँ एक स्किन क्लिनिक में बैठी हूँ और कोई मेरे पहचान का आ जाए एंड ऐसे ही टॉन्ट मार ले, अभी से बोटॉक्स कराना शुरू कर दिया। आप स्किन क्लिनिक में इतना टैबू है हमारे देश में। एक तो बोटॉक्स कराना पहले कुछ ख़राब नहीं है, वेस्ट में तो सब कराते हैं, इंडिया में भी बहुत लोग कराते हैं। सेकंड, आप अगर क्लिनिक में बैठे हो तो ज़रूरी नहीं आप एंटी एजिंग करा रहे हो। ये एंटी एजिंग की ख्वाहिश रखना थोड़ा सा टैबू है, लोग नहीं बताना चाहते हैं सबको। वो ख़राब लगता था। ख़राब ये लगता था कि डॉक्टर्स बिल्कुल ही सेल्स टीम के हाथ में हैं कि आपको समझ में आ जाता था कि सेल्स टीम ने पहले आपको जो रेकमेंड किया है एग्जैक्टली वही चीज़ डॉक्टर रेकमेंड कर रहा है, एग्जैक्टली वही नंबर ऑफ सेशंस विच इज। तो आई थिंक डॉक्टर्स और लॉयर्स के पास बहुत बड़ा ओनस होता है, टीचर्स के पास, दैट पीपल ट्रस्ट। तो वो सारी चीज़ें। फिफ्थ चीज़ जो नहीं अच्छी लगी वो ये था कि मेरे साथ क्या हो रहा है मेरे को पता ही नहीं चल रहा होता था कि डॉक्टर ने लिखा आप ये ट्रीटमेंट करा लीजिए, आपको एक थेरेपिस्ट ले गई अंदर एंड कुछ हो रहा है आपके साथ। बस या तो वो ये बोल देंगे कि थोड़ा सा पेन होगा इसमें या नहीं होगा, कोई बताएगा नहीं कि साइंस क्या है, कि मैं ये लेज़र डाल रही हूँ तो मेरी स्किन में क्या हो रहा है, क्या इससे मेरे को कैंसर होगा, क्या मैं अगर सेकंड चाइल्ड प्लान करना चाहती हूँ तो क्या उसमें फ़र्क आएगा, वो कोई बोलता नहीं था। तो ये सब चीज़ों में एंड प्रोसेस बहुत इरिटेटिंग। आप को सारी क्लिनिक्स एक हाई स्ट्रीट जगह पे होती हैं, पार्किंग कभी मिलती नहीं है, तो आप पहले पार्किंग ढूंढते रहो, फिर वेट करो, फिर आपका ट्रीटमेंट आएगा, फिर वेट करो, फिर आपको कॉन्स्टेंटली थेरेपिस्ट कुछ ना कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें हमने सोचा कि हम क्या क्या ठीक कर सकते हैं इसमें। सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट वाज डन। और सही क्या क्या लगा? सही लगा कि ट्रीटमेंट्स बहुत सही वर्क करते हैं। तो ट्रीटमेंट्स एक्चुअली वर्क, मतलब लोग इतना परेशान होते हैं इतनी बेसिक चीज़ों के लिए एंड वो बिल्कुल फटाक से ठीक हो सकती हैं। क्या है साइंस, क्या है इसकी? मतलब अब तो आप इस बिजनेस में आ गए हो, आपने अच्छे से समझी होगी। अगर आपको काले घने बाल चाहिए तो या तो आप डाइट अच्छी कर लो या आप आंवला वगैरह लगा लो, तो बाल नेचुरली अच्छे आने लगेंगे। या दूसरा है आप उस पर ब्लैक डाई करा लो, आप हेयर एक्सटेंशन लगा लो। दोनों अप्रोच अच्छी हैं, दोनों अप्रोच सब लोग अडॉप्ट करते हैं। या आपको गोल्डन चाहिए, आपके इनहेरेंटली गोल्डन नहीं है बाल, तो आप उसमें हेयर कलर करा ले। तो सेम चीज़ स्किन पे भी अप्लाई होती है। तो जो स्किन की प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल मेरे को एक्ने की प्रॉब्लम है, मेरे को आज तक है वो प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे हार्मोन्स एक सर्टेन तरह से हैं। अब मैं अगर हार्मोनल डोसेज लेती हूँ तो मैं मोटी हो जाती हूँ एंड आई हैव अदर प्रॉब्लम्स, आई हैव फाइब्रॉइड, आई हैव लॉट ऑफ हार्मोनल प्रॉब्लम। तो उस चक्कर में वैसे ही मैं एक ट्रीटमेंट के लिए हार्मोन्स ले रही हूँ, मैं और थोड़ी सी वो हो रही हूँ। अगर मैं एक्ने को इंटरनली भी फिक्स करने लग जाऊँ तो मुझे बहुत मेडिसिन कंज्यूम करनी पड़ेंगी। उससे बेटर मेरे को लगता है कि मैं हर 3-4 महीने में एक हमारा एक्ने अरेस्टर का सेशन ले लेती हूँ। आपने सेशन लिया, आपकी जितने भी एक्टिव एक्ने हैं वो 24 घंटे में सूख जाते हैं, मतलब सूख जाते हैं मतलब गए वो, जो निशान नहीं रहता।
निशान नहीं रहता, जो एक्टिव वाले उनका नहीं रहता। अब जो पुराने आपके निशान रह गए हैं उसके लिए आप PRP करा लो, MNRF, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, वो धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ 4 से 5 सेशंस वो भी चले जाते हैं। तो वो कैसे जाते हैं? अब जैसे सैलिसिलिक पील जो एक्ने अरेस्टर है वो तो ऊपर जो एक्ने बन गया है उसको डिसॉल्व कर देती है और बैक्टीरिया वगैरह किल कर देती है, तो उसके ऊपर नया एक्ने भी नहीं आता। जो PRP या जो इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स है वो क्या करते हैं, वो बेसिकली आपकी स्किन में और नई स्किन जनरेट करने के लिए उसको स्टिम्युलेट करते हैं। तो पुरानी स्किन पे नई स्किन आ गई तो स्कार दब गया, नई स्किन आ गई। सो ज़्यादातर ट्रीटमेंट्स ऐसे ही हैं। एंटी एजिंग के लिए आप या तो यही कोलेजन प्रोडक्शन करा के नई स्किन करो, नई स्किन आएगी, फ्रेश स्किन होएगी, या आपको और इंस्टेंटली चाहिए तो आप फिलर्स करा लीजिए, तो चेहरा जैसी जॉ लाइन चाहिए वैसी मिल जाएगी। अगर आप बोटॉक्स कराते हैं तो ये जो माथे पे झुर्रियाँ होती हैं वो चली जाएंगी। तो इतने सारे, मतलब हम इतना एस्पायर करते हैं कि वो टेलीविजन पे कि देखो माधुरी दीक्षित की तो एज ही नहीं दिखती या किसी की तो एज ही नहीं दिखती। तो एजिंग तो नेचुरल प्रोसेस है ना कुछ आप कराओगे तो आप अपनी एजिंग रोक सकते हो। आपके बाल बहुत मेरे को मैटर्निटी के बाद बहुत हेयर फॉल हुआ, एंड मैं बच्चा संभालूँ कि मैं कोई क्लिनिक में जाके बैठूँ या उसका ट्रीटमेंट कराऊँ, उसके बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट हैं। ग्लूटाथियोन आजकल बहुत चल रहा है कि कॉम्प्लेक्शन ब्राइटर चाहिए, या मैं थोड़ा सा और बोल्ड स्टेटमेंट दूँ तो कॉम्प्लेक्शन लाइटर भी चाहिए, जिस पे पूरा फेयर एंड लवली का मार्केट बना, जो बेसिकली फर्स्ट फील गुड है। आप अभी भी गोरे हो सकते हो, आप ये कहना चाह रहे हो? आप गोरे नहीं, आप अपना स्किन टोन जो है इनहैंस कर सकते हो, जिसका मतलब है कि अब जैसे हमारे जैसे नानी दादी कहते थे कि खूब टमाटर खाओ तो गाल पिंक होने लगेंगे। टमाटर में क्या है? एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं। अब वही न्यूट्रिएंट अगर मैं आपको, अब खाने से 30% अब्जॉर्प्शन होता है, ब्लड में जाता है, ब्लड से आपका ग्लो आता है या आप बेटर दिखने लगते हो। वो चीज़ अगर मैं ब्लड में डायरेक्टली इंजेक्ट कर दूं तो उसका अब्जॉर्प्शन और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसका इम्पैक्ट और ज़्यादा आता है। तो अब मैं 5-6 महीने तक फ्रूट्स बहुत सारे खाऊं, उसका जो इफेक्ट आएगा वो प्रोसेस में छोटा कर सकती हूँ अगर मैं ग्लूटाथियोन के इंजेक्शन ले लूँ। तो आपका टोन नहीं चेंज होगा कि आप गोरे नहीं हो जाओगे, लेकिन आपका जो बेस्ट कॉम्प्लेक्शन है वो आ जाएगा, एंड वो स्किन अच्छी हो जाती है। लगता है कि अरे स्किन टोन लाइट हो गया, बट दैट आप अपना ओरिजिनल स्किन टोन अचीव कर लेते हो उससे। आपने बीच में कैंसर वर्ड की बात की थी। हाँ जी। इस सब चीज़ों में सेफ्टी बोल लो या रिस्क क्या क्या रहता है? तो अलग अलग चीज़ों का अलग अलग रिस्क है। अब ये कौन डिटरमाइन करेगा कि ये ट्रीटमेंट सेफ है कि नहीं है? एम आई समबडी टू कमेंट? नो, आई डोंट। एंड क्या कोई ट्रस्ट करेगा? या कोई एक डॉक्टर भी बोल दे तो क्या कोई ट्रस्ट करेगा? इन सारी चीज़ों के बहुत डिफाइंड टेस्ट्स हैं ग्लोबल लेवल पे। US FDA करता है, यूरोप सर्टिफिकेशन करता है, इंडिया में सिडेस्को है, हर कंट्री का अपना FDA है। तो ज़्यादातर टेक्नोलॉजीज़ जो एंड दो चीज़ें होती है, एक होती है टेक्नोलॉजी, एक होता है डिवाइस। कि अगर मैं डायोड की मदद से अपने बाल को परमानेंटली उनकी ग्रोथ कम कर दूं तो क्या वो टेक्नोलॉजी सेफ़ है कि नहीं है? तो US FDA कहता है कि अगर कोई डिवाइस इस तरह से बना है तो डायोड की टेक्नोलॉजी इज़ 100% सेफ। एंड यूरोप सर्टिफिकेशन भी अपने अब उसको वो कर दिया है। सिडेस्को को उस पर व्यू देना बाकी है, बट एटलीस्ट जो 2 पावर हाउसेज हैं दे हैव सेड कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। और उसमें क्राइटेरिया हैं कि बशर्ते आप ये एक प्रेग्नेंट मॉम को नहीं दे रहे हो। प्रेग्नेंट मॉम को क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि कोई स्टडी नहीं है, किसी ने स्टडी नहीं किया है कि अगर कोई सी प्रेग्नेंट मॉम को लेज़र दो तो बच्चे पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो जब तक कोई स्टडी का रिजल्ट नहीं है तो बोल देते हैं कि हम इसको नहीं करते हैं। अगर मॉम फीडिंग हो तो आप नहीं दोगे। अगर हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है या कोई बॉडी इम्प्लांट है, बॉडी में कुछ लगा है, तो आप एक्सटर्नली उसको लेज़र से मत डिस्टर्ब करो। तो विद इन द बाउंड्रीज जो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैव बीन लाइक स्टडीड फॉर ईयर्स टुगेदर एंड हैव बीन सेड कि ये सेफ है, ये नहीं सेफ है। तो एक तो हुआ टेक्नोलॉजी, फिर सेकंड आता है डिवाइस। तो टेक्नोलॉजी तो हो गई, बट क्या डिवाइस उस तरह से बना है कि नहीं बना है जो सेफ टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करे? अनफॉर्चुनेटली इंडिया में 90% डिवाइसेस, एंड ये मेरे को पता है बिकॉज somebody in the family is in this business, are uncertified. क्योंकि सिडेस्को doesn't have a view right now on these devices, and
ग्लोबल सर्टिफिकेशंस लेना महंगा है। एक डिवाइस को यूएस एफडीए अप्रूव कराने के लिए 10,000 USD लगता है। 7-8 लाख रुपए। एग्जैक्टली एंड वो एक डिवाइस होगा और वो डिवाइस को बनाने की भी कॉस्ट है 5-6 लाख रुपए। तो इतना कॉस्ट नहीं बहुत लोग इनकर करते हैं। तो अनसर्टिफाइड डिवाइसेस, फिर आप इंपोर्ट कर रहे हो, ड्यूटी भरनी पड़ती है। ड्यूटी भरने में लोग बहुत बार ड्यूटी स्किप करना चाहते हैं। तो डिवाइसेस इंडिया में आते जा रहे हैं एंड पता ही नहीं है कौन सा डिवाइस आया है एंड कौन से डिवाइस से किसका ट्रीटमेंट हो रहा है। अब ये डिवाइस इन सेलर से जाते हैं डॉक्टर्स के पास। डॉक्टर्स को डिवाइस पे पढ़ाई नहीं कराई जाती है, डॉक्टर्स को बॉडी पे कराई जाती है। डॉक्टर्स ऑल्सो ट्रस्ट द सेलर्स कि हाँ आप मेरे को बोल रहे हैं कि ये सेफ है तो सेफ होगा। तो कई बार डॉक्टर्स भी बहकावे में आ जाते हैं या कॉस्ट अगर कम हो तो उसमें आ जाते हैं एंड ये सब में इवेंचुअली द कंज्यूमर सफर्स। कंज्यूमर कुड सफर बिकॉज इट इज़ नॉट सेफ इनफ, कुड सफर कि इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं, बर्न ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, रेगुलेटेड है कि नहीं है। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि आप डायोड लेज़र हेयर रिडक्शन करते हैं तो उसकी कूलिंग पानी से होती है। अगर उस डिवाइस में इनफ वाटर नहीं है तो हमारा डिवाइस ऑन ही नहीं होगा। अब चाहे कोई भी सेल्स पर्सन को उसमें मन हो ट्रीटमेंट कराने का, चाहे थेरेपिस्ट सोचे कि मैं कर देती हूँ, सेल्स कर ही नहीं सकते, वो चलेगा ही नहीं, मतलब उसका कोई हैक भी नहीं है। सो उस तरह के इनोवेशंस हमने इनकॉर्पोरेट करवाए हैं अपने सिस्टम में कि कहीं भी लैकुना ना हो और सेफ्टी इज लाइक फुली टेकन फूल केयर प्रूफ बना दिया। हाँ जी, ताकि ये वाली गलतियां तो ना हो जो एटलीस्ट जो रिस्क आपका बढ़ाती हैं। एग्जैक्टली। ओके, अब आपने ये शुरुआत की, 6 महीने आपने पैरेलल काम किया, फिर आगे क्या था? व्हाट नेक्स्ट? फिर था कि अब अकेले तो बना नहीं सकते, एक जन तो कोई कम नहीं, अब हमको चाहिए लोग। तो उससे पहले हुआ अच्छा लोग आएंगे तो तब तक आप अकेले थे? हाँ। लोग आएंगे तो कैसे कहाँ बैठेंगे, तो था कि एक ऑफिस स्पेस ढूंढनी जाए। तो हमने, हमारा ओरिजिनल आइडिया एट होम सर्विसेज का नहीं था, हमारा ओरिजिनल आइडिया था नो फ्रिल्स क्लिनिक बनाने का, कि एक छोटा सा स्टोर रहेगा जिसमें बस काम होएगा, मतलब उसमें कोई आपको फैंसी चाय कॉफ़ी पिला रहे हैं और ये सब नहीं होगा। आप आओगे, आप ऐप से अपना बुकिंग करोगे, आप सीधे अपने ट्रीटमेंट रूम जो ट्रीटमेंट करोगे, निकलोगे वहाँ से। तो नो फ्रिल क्लिनिक का कॉन्सेप्ट था, तो हम उसके लिए जगह ढूंढ रहे थे। मैं लाजपत नगर में मैंने बहुत चक्कर मारे, मेरे को एक जगह मिली। लाजपत नगर ही क्यों? एक मेरे घर से पास था, दूसरा ये था वो एक कोर मार्केट है, बड़ा मार्केट है जहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं। वहाँ यंग गर्ल्स भी आती हैं, वहाँ मिडिल एज विमेन भी आती हैं। सो दैट्स व्हाई आई वाज लाइक कि ये सही लग रहा है मेरे को। वहाँ मोमोज वाली आंटी भी हैं। हाँ वहाँ डोलमा आंटी मोमोज हैं। तो डोलमा आंटी मोमोज के आसपास मैंने बहुत जगह देखी एंड हर बार ये हो रहा था कि क्लिनिक के रियल एस्टेट की डील क्लोज होने में बहुत टाइम लग रहा था कि अब लैंडलॉर्ड बोलेंगे अच्छा मैं इस पे अग्री डू, फिर सिक्योरिटी टर्म्स में नहीं अग्री हो रहे थे, कहीं कुछ हो रहा था, कहीं कुछ हो रहा था। एंड ऐसा लग रहा था कि अगर हम क्लिनिक शुरू करेंगे तो हमें 1-1.5-2 करोड़ तो बस ये एक क्लिनिक चालू करने में लग जाएगा कि आपको डिवाइसेस खरीदना है, आपको इंटीरियर कराना है, ये कराना है, वो कराना है, सिक्योरिटी इतनी सारी मांगते हैं हाई स्ट्रीट एरियाज़ में। तो फिर होगा कि अगर 1-1.5 करोड़ में एक सेटअप बन रहा है तो वो बिजनेस बहुत स्केलेबल नहीं है। फिर आप अपने लक पे कंटिंजेंट हो कि आपने कौन से वीसी को पटा के बहुत सारे पैसे रेज किए तो ही बनेगा, वरना नहीं बनेगा। फिर हम वैसे ही बेन जैसे बैक टू ड्राइंग बोर्ड पे आए। मतलब हम क्या, मैं एंड मेरे हस्बैंड मेरे साथ बैठ के मेरे साथ ब्रेनस्टॉर्म करने में हेल्प करते थे कि यार क्या खटक रहा है ये रियल एस्टेट का सारा तामझाम। दूसरी इंसाइट ये करते करते आई कि एवरेज एक क्लिनिक दिल्ली में 10 से 12 लाख के बिजनेस तक पहुंच रही थी। क्यों? क्योंकि इतनी सारी क्लिनिक्स है, कोई आप फरीदाबाद से कोई लाजपत नगर नहीं आएगा ट्रीटमेंट लेने, आपको फरीदाबाद में एक सेंटर खोलना पड़ेगा। विच मेंट कि अगर हमें दिल्ली में ही अगर हमें समझ लीजिए 100 करोड़ का बिजनेस अगर बनाना है तो शायद हमें 100 क्लिनिक्स लगेंगी, जिसको बनाने अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट जिसका बहुत ज़्यादा 100-150 करोड़ होगा उसको लगाने में। एग्जैक्टली। तो एंड फिर उसका क्या ROI निकलता है, फिर क्या होता है, मतलब ये तो आपको स्टार्टिंग में गए पैसे, फिर तो आपको मार्केटिंग ये वो मतलब देयर इज लुकिंग एट अ लॉट ऑफ मैमथ अमाउंट ऑफ कैपिटल। राइट।
अकाउंट में मेरे पास पड़े हुए थे मतलब 60-70 लाख मेरी सेविंग्स थी और 40-50 लाख मेरे हस्बैंड के पास थे। तो क्या है कि ये तो हम कर ही नहीं सकते, बट हमें मार्केट फिर भी अच्छा लग रहा था। फिर हमने देखा कि पेन पॉइंट्स कहाँ आ रहे हैं। एक आ रहा है कि ये रियल एस्टेट बहुत कॉस्ट ले रहा है। अगर ये रियल एस्टेट, हमने बोला अच्छा चलो हम एक काम करते हैं, हम शॉपर स्टॉप में 2 चेंजिंग रूम को रेंट पे ले लेते हैं एंड उनके उससे चलाएंगे। फिर लगा कि अगर शॉपर स्टॉप के मतलब कोई भी एग्जिस्टिंग रियल एस्टेट में आप छोटा सा एरिया ले लो एंड वहाँ पे, क्योंकि आप तो ये कह रहे हो कि बस कस्टमर आए, ट्रीटमेंट ले और जाए। फिर लगा कि अगर शॉपर स्टॉप के चेंजिंग रूम में हो रहा है तो कस्टमर के घर पे ही क्यों नहीं हो सकता है, घर पे ही करते हैं। फिर अब हुआ कि यार मशीन्स तो इतनी बड़ी होती हैं, ये मशीन्स घर कैसे जाएंगी। फिर पूरे दुनिया में ढूंढाई शुरू हुई कि क्या कोई छोटी मशीन बनाता है, कोई नहीं बनाता था। फिर ये हुआ कि क्या जो बड़ी मशीन बनाता है, क्या हम किसी को कन्विंस कर सकते हैं कि छोटी बना दो। एंड उसमें मैंने फिर बहुत अपने कज़िन से कांटेक्ट लेके मैंने टर्की की बहुत क्लिनिक्स को कॉल किया। मैंने ये सब भी बेन में सीखा था कि आपको कुछ भी चाहिए आप बेशर्मी से फ़ोन लगाओ। हज़ारों कॉल्स मैंने किए, किसी एक क्लिनिक ने मेरे को बता दिया कि हम इज़राइल, साउथ कोरिया और चाइना में से हम ये 3-4 जगह से प्रोक्योर करते हैं, ये मशीन हम यहाँ से लाते हैं। इनके मेरे पास प्रमोटर लेवल कॉन्टैक्ट हैं, थोड़े से मतलब सीनियर थे वो, जॉन नाम था उनका। एंड ही डिसाइडेड टू हेल्प मी, कि उनने मेरे को कॉन्टैक्ट्स दे दिए। फिर मैंने वहाँ बहुत ईमेल लिखे, बहुत लिखा। वहाँ पे एक फैक्ट्री में एक डॉटर थी किसी की, प्रमोटर की, जिनको ये इनोवेशन का बहुत ज़्यादा था। तो उन्होंने बोला कि देखो हमारे छोटे मशीन्स का कोई मार्केट नहीं है, ये बस आप हो और हम ग्लोबली हम सारे बड़े ब्रांड्स, मतलब जो जर्मनी के भी ब्रांड्स हैं, जो यूएस के ब्रांड्स, सबको हम सप्लाई कर रहे हैं, वो हमारे प्रोडक्ट्स पे अपनी लेबलिंग करते हैं। आपके लिए हम बनाने का मैं सोच सकती हूँ क्योंकि हमें भी इनोवेशन करना है, लेकिन मतलब योर प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी द लोएस्ट प्रायोरिटी ऑन दी असेंबली लाइन। मैंने बोला ठीक है। फिर ये हुआ कि अच्छा साइज़ छोटा करेंगे तो हम कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ करेंगे। तो तो वही वाटर टैंक पे हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया कि क्लिनिक में एक बार आपने, जो बड़ी मशीन होती है उसमें एक बार आपने पानी भर दिया तो वो 6 महीने तक आपको कुछ नहीं करना है। हमारी मशीन में हमें हर सर्विस के पहले भरना पड़ता है क्योंकि हमने टैंक छोटा कर दिया है। हमने बहुत सारी जैसे क्यू स्विच लेज़र मशीन होती है अगर किसी क्लिनिक में, तो वो केवल एक्ने या पिगमेंटेशन के ट्रीटमेंट के अलावा वो और 25 ट्रीटमेंट कर सकती है। हमने बोला कि हम बस ब्यूटी पे फोकस करेंगे, तो सारे ये इधर उधर की चीज़ें आप हटा दो। ऐसे करके बहुत बैक एंड फोर्थ ये 6 महीने प्रोसेस चला। फिर उसका एंड पैरेलली यूएसएफडीए अप्रूवल के लिए उन लोगों ने पैरेलली अप्लाई किया कि हम ये बना रहे हैं, ये स्पेक्स है। फिर मशीन्स टेस्ट हुई, फिर यूएसएफडीए आया तो यूरोप सर्टिफिकेशन और इजी हो गया। वो करके फिर ये ऑलमोस्ट एक मतलब 10-12 महीने तक तो हम यही कर रहे थे कि इक्विपमेंट कैसे आएंगे, मशीन पे काम, उनकी टेस्टिंग कैसे हम इंश्योर करेंगे। माई पॉइंट वाज कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मशीन छोटी हो गई तो सब पार हो गई। ऐसा होना चाहिए कि मतलब आईफोन निकालना है इसका, कि जितना कॉम्पैक्ट हो रहा है लेकिन और पावरफुल होता जा रहा है। तो हमने वो क्रैक किया मिल के, फर्स्ट प्रिंसिपल्स लगा के। फिर How much investment happened in this stage? ये सब करने में कितना खर्चा चला गया? सब कुछ चला गया हमारा। जो पैसे थे वो सब इसी में लग गए? सब चले गए, 1-1.25 करोड़ यही इसी में चले मशीन्स गए। में, मशीन्स फाइंड आउट करने में कि कौन सी मशीन। रिस्क नहीं लगा 1-1.5 करोड़ लगाना यहाँ पे कि नहीं मिला? नहीं, तो क्योंकि वो पता चलता जा रहा था कि क्या उसमें हो रहा है। मतलब क्योंकि हमें पता था कि यही है जो है, एंड यही है अगर घर को हॉस्पिटलाइज किसी को करना है तो उसका भी यही पैसा था, इमरजेंसी फंड था हमारा। वो करेक्ट। बट लेकिन वो दिख रहा था कि नहीं, ये लग रहा है ये हो जाएगा। मतलब एक स्ट्रेस टेस्ट होता है। उनने मेरे को एक वीडियो भेजा जिसमें उनने वो छोटी सी मशीन को एक ऐसे वाइब्रेटर में रखा, वो ऐसा लग रहा था कि मशीन चारों तरफ से फट के गिरेगी। तो वो सारे टेस्ट होते होते दिख रहे थे, तो लगा कि बनता है इन्वेस्टमेंट करना, कुछ निकल जाएगा, क्योंकि ऑन पेपर टेक्निकली दिख रहा था होते हुए। ओके, तो मशीन कॉम्पैक्ट हो गई। हो गई, कैरी कर सकते हैं आसानी से तो नहीं, अभी भी वो 15-17 किलो की मशीन है। हमारे थेरेपिस्ट बहुत मेहनत करते हैं। वो फिर हुआ कि मशीन जाएगी कैसे। फिर मैंने चावड़ी बाज़ार में बहुत चक्कर मारे कि
कुछ मेरे को ठेला जैसा या एयरपोर्ट में जैसी ट्रॉली होती है वैसी मिल जाए। तो मेरे को एक फोल्डेबल ट्रॉली मिल गई, तो जो गाड़ी में लोड करते टाइम ऐसे फोल्ड हो जाती है एंड उससे उतर के उन लोगों से खोलते हैं, तो उस पे गाड़ी मशीन पे रखते जाते हैं हैं आपके जो उबर से जाते हैं, उबर बुक करते हैं, उससे जाते हैं। ओके, बिकॉज वो कैरी करने में आसानी होगी। करेक्ट। ओके, फिर वो सब बन गया, मशीन आपके पास आ गई, अब क्या हुआ उसके बाद? नहीं, और पैरेलली हमने हमारी टीम खड़ी करनी शुरू की। तो हमने 3-4 बड़ी मशीन्स ले ली थी। अच्छा। कि क्योंकि प्रोब सबके वही होते हैं, लेकिन जो यूनिट होता है इस पे R&D चल रहा था, वो बड़ा सा छोटा होता गया। 25 किलो की भी मशीन से हमने ट्रीटमेंट शुरू किए थे, क्योंकि हमें ये था कि हमें कुछ रेवेन्यू जनरेट करना शुरू करना था, बिकॉज वी हैड टू पे सैलरीज, हमें रेंट देना था। एक छोटा सा हमने डार्क स्टोर बनाया था। तो कस्टमर वहीं आते थे? नहीं, वो 25 वाली लेके जाते वो थे? 25 वाली लेके जाते थे। ओके। तो वो करना शुरू किया, फिर लोग ढूंढे कि कौन आएंगे, लोग हायर करने के भी वी डिड नॉट हैव द मनी। मम्मी की जो डर्मेटोलॉजिस्ट फ्रेंड्स थी उनसे रिक्वेस्ट की कि आंटी प्लीज़ आप ये टेस्ट कर दो, आपका हम ट्रैवल का खर्चा दे देंगे। या वो अपने बच्चों से मिलने आती थी दिल्ली में, तो हमारा वो खर्चा भी नहीं होता था, हम बस उनको बुला लेते थे कि आप ये देख लो कि ये हम कर सकते हैं कि नहीं। तो उन लोगों ने बहुत, मेरी मॉम का डॉक्टर सर्कल बहुत काम आया, उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। देन हमें 2 डर्मेटोलॉजिस्ट दिल्ली में मिले। उन लोग को भी लगा कि हाँ ये कोई है जो कुछ नया कर रहे हैं इस सेक्टर में, तो दे ऑल्सो सपोर्टेड। तो ऐसे कर करके फिर बनी, मतलब हमने अप्रैल 22 में शुरू किया था, हमारे पास दिसंबर 22 तक हमारे पास 20-25 लोगों की टीम थी, जिसमें सब थे, मतलब जिसमें थेरेपिस्ट भी थे, कॉलर थे, ब्यूटी जो हमारे साथ है वो सारा अकाउंट्स देखती थी, और राजीव है, मतलब। तो पैसा कुछ रेस किया था इस टाइम पे? फिर हमें नवंबर 22 में सिकोया से हमें ग्रांट मिल गई थी 100K की। तो 80 लाख रुपए। जो प्रोग्राम है उनका, स्पार्क, उनका एक विमेन एंटरप्रेन्योर का प्रोग्राम होता है। ओके। उससे हमें 80 लाख मिल गए थे। फिर हमारा नो इक्विटी ग्रांट। अच्छा। तो फिर 1 साल हमारा उससे चला, बिकॉज ये बिजनेस ऐसा है जिसमें एवरेज ऑर्डर वैल्यू हाई है, इसमें पैसा जनरेट होता है अप फ्रंट, तो हमारा काम चलता गया। राइट। फिर जब ये सिकोआ से फंड मिला, किस स्केल पे पहुंच गए थे तब तक आप? 10 लाख, 5 लाख महीने? हम ऐसे ही 3-4 लाख रुपए महीना कर रहे थे। वो एक ही डार्क स्टोर से? हाँ। ओके। फिर हमने एक डार्क स्टोर हमारा बहुत टाइम तक रहा, हमने एक्सपेंशन अभी रिसेंटली शुरू किया है। फिर हम उधर से ही क्या कहते हैं, साउथ एक्सटेंशन में था हमारा, वहाँ से ही गुड़गांव भी भेज रहे थे, फरीदाबाद भी भेज रहे थे। हमें फर्स्ट सेट ऑफ लोग बहुत अच्छे मिले। तो जो हमारे पहले सेट ऑफ थेरेपिस्ट आए थे, वो लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। मतलब सुबह दिल्ली की सर्दी में 6:30 बजे हमारी थेरेपिस्ट क्लाइंट के घर होती थी उनका ट्रीटमेंट करने, क्योंकि उन्हें ऑफिस से पहले चाहिए। एंड खुशी मतलब आई डोंट नो कैसे, ना वो बहुत ज़्यादा पेड थे ना कुछ था, बट सबको ये बिजनेस बनाने में मज़ा आ रही थी। तो वो हुआ। फिर सिकोया की ग्रांट से हमारा, सिकोया की केवल ग्रांट नहीं थी, उनकी मेंटरशिप प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है। तो उनने हमको थोड़ा सा ये बताया कि सेल्स कैसे होएगी, मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए, तो उससे हमारे बिजनेस को बहुत पुश मिला। फिर हम लोग सिकोया की ग्रांट पे ही चलते नाउ हमने 1 करोड़ ऑफ मंथली रेवेन्यू क्रॉस किया। कितने टाइम में? 1 साल में। 1 साल में? वो 3-4 लाख से 1 करोड़ तक पहुंच के 1 साल में? हाँ जी। जस्ट थ्रू 1 सेंटर? हाँ, जस्ट थ्रू 1 सेंटर। अच्छा। मतलब बॉम्बे भी अभी शुरू हो गया था 2-3 महीने पहले, एंड अब तो उसके बाद फिर हमने मैसिव एक्सपेंशन शुरू किया। जब 1 साल में हमें समझ में आ गया कि सेंटर कैसे चलता है, हमारा टेक बन गया। बीच में फिर हमने टेक में इन्वेस्टमेंट्स शुरू किए, टेक टीम आई, तो हमारा जो भी बर्न बेसिकली हो रहा था, एक हमारा ऑफिस का रेंटल और टेक की सैलरी हम नहीं निकाल पा रहे थे। इससे पहले ऑर्डर्स कैसे आ रहे थे बिना टेक जो था आपका? नहीं, तो वो लीड फिल करते थे, लीड फॉर्म ऐड किसी को दिखता था एंड कॉल करता था कोई उनको, एंड वो कॉल पे आता था, एंड व्हाट्सएप पे चल रहा था बिजनेस। अच्छा। फिर हमने ऐप बनाया, वेबसाइट बनाई। अब अभी तक आई थिंक अभी भी हमें लगता है कि हम लोग ज़ीरो पे ही हैं। हमें अभी भी इन टर्म्स ऑफ टेक हमें वी हैव टू गो अ लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि हम सब ऑटोमेट कर रहे हैं। हम आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग यूज़ करके ऐसा टूल बना रहे हैं कि आप फ़ोटो खींचोगे, किसी की फ़ोटो लेगा एंड
सेशन 1 में क्या इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, फ्लुएंस जाएगा, क्या पावर जाएगी, फर्स्ट सेशन में क्या जाएगी, सेकंड सेशन में क्या जाएगी, आप कौन सी ज्योग्राफी में रहते हो, आपकी एज क्या है, आपको पीसीओडी तो नहीं, वो सबको अमेलगमेट करके परफेक्ट पैरामीटर्स सेट होंगे. सो हमारे मशीन सारे डर्माटोलॉजिस्ट प्लस टेक टीम दिन भर, आज सुबह शाम रात दिन, अब वही एल्गोरिथम बना रहे हैं. तो उस पे काम हो रहा है बहुत. इंटरेस्टिंग. अभी ये जो आप चीज़ें कर रहे हो अभी तक, इसमें आपको क्या लगता है सबसे मेजर मोट क्या है आपका? व्हाट इज़ योर लेवरेज? क्या वो मशीन जो आपने क्रैक की, या इन होम ट्रीटमेंट जो आपने क्रैक किया? आपकी जो स्ट्रेंथ है या जो मोट है वो एग्जैक्टली है क्या? सी इंडिविजुअली बहुत सारे हैं. मतलब जो आपने बोला मशीन इज़ अ मोट, जो ट्रीटमेंट्स डिज़ाइन हुए हैं वो भी यही जो इतने टर्की साउथ कोरिया में नेटवर्क बना था. अच्छा आप ऐसे कैसे करते हो, आप कहते हो दे आर वेरी वेरी अहेड ऑफ अस इन टर्म्स ऑफ एस्थेटिक्स. तो हम ले आए हैं अहेड ऑफ द टाइम. हमने एक ऐसा नेटवर्क बना लिया है कि दुनिया में जो सबसे कूल होता है वो हमको पता होता है, एंड जो रेलेवेंट होता है इंडिया के लिए वो हम लॉन्च करते हैं. थर्ड इज़ कि हमने कैसे सब ऑटोमेट कर दिया है. मतलब हमारा सिस्टम अब रेडी है दिन के 10,000 अपॉइंटमेंट्स करने के लिए. तो इट्स अ वेरी स्केलेबल मॉडल हमने बना लिया है. हमें एक सिटी शुरू करने में 20 दिन लगता है, विच इज़ प्रीटी मच द ट्रेनिंग टाइम ऑफ द थेरेपिस्ट. तो जो वो एक साल में जो हमने लर्निंग, एंड हमको पता है कि क्या क्या ख़राब हो सकता है, बिकॉज इज़ अ वेरी ऑपरेशनल बिजनेस. आपने 10 बजे किसी क्लाइंट के अपॉइंटमेंट अलाइन किया, थेरेपिस्ट बीमार पड़ गई, वो नहीं आई. आपने मशीन भेजी, इट्स अ मशीन ना, वो ख़राब हो सकती है. वो किसी के घर खराब हो गई चलते चलते, तो आप क्या करोगे? तो कोई क्लाइंट है उस टाइम पे क्या करना चाहिए? क्लाइंट को बोलते हैं कि मतलब मशीनें ख़राब हो सकती है, हम एक और अरेंज कर रहे हैं. क्लाइंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो वी कॉम्पनसेट इन, मतलब गलती हमारी है वो करते हैं. बट लेकिन अब उस सिचुएशन से कैसे डील करना है, एंड वो कैसे, क्या चल जाएगा क्या नहीं चलेगा, वो सब हमने सीख लिया है. बारिश हो रही है, ऊबर फंसी हुई है, एक अपॉइंटमेंट से दूसरे अपॉइंटमेंट में लेट हो रहे हैं, तो दूसरा थेरेपिस्ट कैसे जाएगा. सो क्या एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग इज़ ऑलरेडी क्रैक्ड, एंड वो सबकी अब प्लेबुक बन गई है. थेरेपिस्ट रिटेंशन क्लिनिक्स को बहुत प्रॉब्लम होती है. आई थिंक वी हैव क्रैक्ड कि कैसे हमारे यहाँ के लोग हमारे यहाँ ही रहते हैं, कहीं चले जाते हैं तो 3 महीने बाद फ़ोन आ जाता है कि याद आ रही है हमें वापस आना है. क्या क्रैक किया फिर इसके अंदर आपने, ये हायरिंग वाला रिटेन प्रॉब्लम? आई थिंक यार कल्चर है. आपको प्यार बहुत सारा देना होता है, एंड ये वाली जो जनरेशन है पर्टिकुलरली, जो यंग लोग हम जिनको हायर करते हैं 23 से 26 ईयर्स का एज ग्रुप, उसको केवल उनकी आइडेंटिटी और उनका रिस्पेक्ट ड्राइव करता है. उनको पैसे से सबको फ़र्क पड़ता है, बट इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता. आई थिंक एवेतार के थेरेपिस्ट की इतनी डिमांड है मार्केट में दैट एवरीबडी कैन गेट हायर्ड एट डबल द सैलरी, क्योंकि जैसे वो थियोरी बोलते हैं, जैसे वो ट्रीटमेंट करते हैं, द वे दे आर ट्रेन, होता ही नहीं है कहीं. सो एंड इट्स द एंटायर वो, मतलब एक दूसरे में बहुत प्यार मोहब्बत है, हम सेलिब्रेट बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत यंग माहौल है. वर्सेस एक क्लिनिक में बड़ा स्ट्रिक्ट माहौल होता है, बिकॉज उधर क्लाइंट्स आ रहे हैं ना, तो आपको शांति मेंटेन करनी है, छोटी सी जगह मिलती है बैठने की. हमारे यहाँ बड़ा सा ऑफिस है, कोई रील बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो बड़ा यंग माहौल है. आई थिंक पीपल लाइक टू बी देयर. बट कल्चर आपको लगता है क्या स्केल हो सकता है? बिकॉज अभी एक आपका जो डार्क स्टोर है जहाँ पे आप पर्सनली हो, वहाँ तो आप इंश्योर कर सकते हो कि एक कल्चर, एक सेट ऑफ वैल्यूज़ मेंटेन रहें. जैसे जैसे आप एक्सपैंड करते हो अलग अलग सिटीज़ में जहाँ पे आप खुद नहीं हो प्रेजेंट, ना रह सकते हो रोज़, वहाँ पे कैसे यही सेम कल्चर बिल्ड करोगे? आई थिंक वैल्यूज़ ट्रांसफ़र होती हैं. मतलब आप चाहो, अगर वो आपका पार्ट है, जैसे हम क्या करते हैं, हम दिल्ली में भी क्या करते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप वेट कर रहे हो तो अब ऐसे बैठे रहो कि आप मेरे टाइम पे आप सैलरी ले रहे हो. हमने कैरम लगा दिया है कि यार खेलो, रील बनानी है रील बनाओ. वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम कि किसी का बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वहाँ पे है, एंड इफ़ दे आर स्पेंडिंग सम टाइम टुगेदर. इनफैक्ट वी रादर एनकरेज कि 2 लोग रहेंगे तो साथ में दे विल रिटेन. एक जाने लगेगा तो दूसरा रोकेगा. सो इट इज़ जस्ट दैट वी आर वेरी लिबरल, एंड वो लिबरलिज्म हमने आगे तक वो कर दिया है कि सबको फ्रीडम है कि जो करना है करो. कई बार हमारे ऑफिस में होता है कि थेरेपिस्ट थक गए हैं तो सो जाते हैं. ठीक है यार, कोई सो रहा है, वो उसको जगा के बिठा के क्या उखाड़ लोगे, वो कुछ नहीं करेगा, तो वेट ही कर रहा है. तो वो थोड़े से हम लिबरल हैं, थोड़े से इतने फ्री के रूल्स रेगुलेशन नहीं बनाए हुए हैं. दैट आई थिंक वर्क्स. जो दिल्ली वाला जो सेंटर है, डार्क स्टोर है,
वहाँ पे कितने ऑर्डर्स करते हो आप सर डेली का जो होता है 80. ट्रीटमेंट्स? 80. व्हाट्स द मैक्सिमम दैट कैन गो इन अ वन सेंटर? सी टेक्निकली तो अनलिमिटेड है वो, बट हाँ. फिर ये है कि जब जैसे हमने जब ये 50 क्रॉस कर दिया था दिल्ली में, देन वी डिसाइडेड टू ओपन नोएडा इन गुड़गांव, क्योंकि कहीं से कहीं Travel दूर करना. भेजने का ट्रैवल का खर्चा है, टाइम है, प्रोडक्टिविटी लॉस है. तो आप अगर ऑर्डर्स अगर जैसे रोहिणी से बहुत सारे आ रहे हैं, इट मेक सेंस टू पुट अ डार्क सेंटर देयर, जो Right. हम अभी करने वाले हैं. कितना खर्चा आता है एक डार्क सेक्टर बनाने में? 30-40 लाख, 30-40 लाख, जिसमें मेजर जिसमें इक्विपमेंट कॉस्ट है मेजर. इक्विपमेंट कॉस्ट है. ओके. कितनी मशीन से नॉर्मली स्टार्ट करते हो आप एक सेंटर? हम तो हर तरह की एक एक मशीन से स्टार्ट करते हैं. अच्छा. एंड फिर उधर बिजनेस आने लगता है, वही सेंटर फिर अपने आप को फंड करने लग जाता है. और कितने टाइम में नॉर्मली वो ROI निकल आती है उस सेंटर की? 6-7 महीने में निकल 6-7 महीने में. वो तो काफ़ी सही है फिर तो. 6-7 महीने में 30-40 लाख आप रिकवर करके Yeah. your fixed costs are recovered and then Yes. you are basically working on the margins. Then you are working on they're working on scaling it. हाँ राइट. जो मार्जिन आ रहा है आप स्केल कर रहे हो उससे. Exactly. या तो मार्केटिंग कैसे करते हो अब आप? जो ग्रोथ आ रही है कौन से चैनल से सबसे ज़्यादा आ रही है? Instagram से. ओके. हमने दुनिया के सारे मार्केटिंग मतलब हम करते हैं थोड़ा थोड़ा. हम RW एक्टिवेशंस भी करते हैं, हम ऑफिस प्लेसेस के सामने जाके भी ट्रायल्स करते हैं, काफ़ी कुछ करते हैं, बट रेडियो एड्स करते हैं. बट जो ROI इंस्टाग्राम से निकलता है वो निकलता ही नहीं है किसी से. मैं आपको बताती हूँ क्यों. क्योंकि आपको इंस्टाग्राम का ऐड कब दिखता है, आप देख रहे हो एंड मतलब हमारे 60-70% बुकिंग्स रात के 10 बजे कंफर्म होती हैं, 10 या उसके बाद, क्योंकि तब लोग देख रहे होते हैं अच्छा ये प्रीति कितनी सुंदर दिख रही है, ये मिंटी कितनी सुंदर दिख रही है. एंड लोगों को कॉम्प्लेक्स होता है तब कि मैं तो अपने फोटोज़ में इतनी अच्छी नहीं दिख रही हूँ. उस बीच में ऐड आ जाता है कि आप अपने एक्ने ठीक कर सकते हो. तो उस हीट ऑफ द मोमेंट में जब वो ऑलरेडी इतनी इनसिक्योरिटी देख रहे हैं, दे बुक. मुझे एक्ने है, मुझे फिक्स करना है, मेरे को हमेशा से पता है. मेरे साथ भी ऐसा था कि मतलब 5-6 साल मैंने ट्रीटमेंट का सोचा ही नहीं. इट इज़ व्हेन लुकिंग गुड बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट कि अब तो शादी करनी है. दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज कि मुझे ट्रीटमेंट करना है. एंड आई थिंक ये सोशल मीडिया ने उसको बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई कर दिया है, द नीड टू लुक गुड. इसमें ना दो चीज़ें आती हैं. या तो आप अपने किसी लाइफ के ऐसे किसी टर्निंग मोमेंट पे आ रहे हो, जैसे आपने बोला शादी करनी है, उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा फोकस करते हो अपने आप को सही करने के लिए. या इसके अंदर दूसरा एक सेगमेंट आता है, वो कैटेगरी को मैं बोलता हूँ रिच वर्सेस नॉट वेरी रिच. डू यू बिलीव कि जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं वर्सेस नॉट वेरी वेरी पैसे वाले लोग, द वेरी वेरी पैसे जिनके पास कम है, दे आर मोर प्रोन टू बीइंग इनसिक्योर अबाउट देयर लुक्स? नहीं, आई थिंक इट्स द रिवर्स. इट्स द रिवर्स. आई थिंक जिनके पास रिसोर्सेज कम है, मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ ना, मेरे पास रिसोर्सेज कम थे तो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम नहीं था कि मुझे इस रूम में सबसे सुंदर दिखना है. मेरा था यार मेरे पास अच्छे कपड़े हो जाए, मेरे पास बैग हो जाए और मैं यहाँ खाने चली जाऊँ और मैं ये कर लूँ और मैं सुंदर भी दिख जाऊँ. बट द पीपल हु हैव एवरीथिंग, just the only thing that they don't have is the perfect look. उन लोग मुझे लगता है और ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं और उनके पास रिसोर्सेज, उनके पास ये डिस्क्रिशनरी स्पेंड भी होता है वो ठीक करने के लिए. हैविंग सेड दैट, आई थिंक रोज अपने शक्ल से हार्डली कोई ऐसा होता है जो सेटिस्फाइड होता है. सब लोग अपने को शीशे में देख रहे होते हैं और उनको लगता है, मैं आज तक मुझे लगता है कि मेरी स्किन थोड़ी सी टाइट हो जाए, मैं थोड़ी सी और पतली हो जाऊँ और मैं मेरे बाल थोड़े से और घने हो जाएं. मेरे को लगता रहता है मेरी मदर है, उनको एट 60 ईयर्स ऑफ एज लगता है, मेरी मदर इन लॉ को लगता है, मेरे हस्बैंड भी जब भी हम सेल्फी खींचते हैं तो वो पहले अपने बाल वाल ठीक करेंगे कि मैं ठीक दिखूं. तो वो आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इंट्रिंसिक टू ह्यूमन नेचर. बट टू योर क्वेश्चन, आई थिंक एज पीपल मूव अप द वैल्यू चेन वो इनसिक्योरिटी बढ़ती है. आपने बोला अब बहुत सारे सेंटर्स हैं, टोटल सारे सेंटर से मिला के कितने अपनी डेली की स्केल या ऑर्डर्स आ रहे होंगे? अबाउट 200. अबाउट 200. इसी को आपको 2000 पे लेके जाने के लिए क्या करना होगा एग्जैक्टली?
क्या बस सेंटर खोलना ही एक सही तरीका है कि बस 2000 पे पहुंचना, या इज देयर एनीथिंग एल्स दैट यू माइट थिंक कैन बी डन? अवेयरनेस होनी चाहिए अभी। आई थिंक द ओनली थिंग विच इज़ कमिंग इन द वे ऑफ 200 to 2000 इज़ कि कितने लोग अवेयर हैं, कि पहले तो कितने लोग अवेयर है कि मेरी प्रॉब्लम बहुत फटाक से देयर इज़ अ शॉर्टकट टू सॉल्व माई एगनी। राइट। उसके बाद कितने लोग अवेयर है कि एवतार ऑल्सो एग्जिस्ट्स, कि अगर मुझे वंस आई हैव डिसाइडेड कि मुझे इसे मेडिकल तरीके से ट्रीट करना है तो मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं, और उसमें एवतार इज़ एन ऑप्शन जो सस्ता सुंदर टिकाऊ भी है, कन्वीनियंट भी है, ट्रांसपेरेंट भी है, सब कुछ है। तो which basically translates into we will have to find innovative ways to create that awareness through innovative marketing. And once you are, जैसे हमारे साथ शार्क टैंक में हुआ, हमने की मार्केटिंग में सबको पता चल गया या बहुत लोगों को पता चल गया, जो ऑर्डर्स आए वो सर्व ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उतने थेरेपिस्ट ही नहीं है या उतने इक्विपमेंट ही नहीं है या उस शहर में हम प्रेजेंट ही नहीं। हमें दोहा से लेके यूएस से लेके आगरा से लेके नासिक, मतलब आई कैन नॉट, कुछ साउथ में जगह थी जिनका नाम मैं अच्छे से प्रोनाउंस नहीं, मतलब मैंने अलापूजा पढ़ा, किसी ने मैं बोला नहीं वो अलापुआ होता है, से इंक्वायरीज आ रही हैं कि आप यहाँ पे हैं क्या। तो आप जब नहीं पहुँच पाओगे तो हो सकता है कोई और पहुँच जाए वहाँ पे, अपॉर्चुनिटी देख के कि यार ये तो मिस हो रहा है, स्केल नहीं कर पाएंगे, तो आपको नहीं लगता कि कुछ और करना चाहिए इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए? मैं तो बोलती हूँ कि जिसमें भी इतनी वो है रेजिलियंस, इट इज़ नॉट एन ईजी बिजनेस। आप चलो आपने मशीन क्रैक कर ली, चलो आपने अवतार के सारे थेरेपिस्ट पोच कर लिए, आपने हमारे सारे एम्प्लॉयज़ पोच कर लिए, बट वो सारी चीज़ों को एक साथ टैंडम में चलाना बिना सिर नोचे इज़ वेरी टफ। मतलब अगर मैं 7 दिन हैं हफ्ते में तो उसमें से 4 दिन मेरे को रात के 4 बजे तक नींद नहीं आती कि यार ये फट रहा है, ये कैसे ठीक होगा। सो इट इज़ अ लॉट ऑफ, ऑनेस्टली द मोट इज़ द पेशेंस एंड द कल्चर एंड द वे, द सिंक्रोनी बिटवीन ऑल द फंक्शंस। तो हैविंग सेड दैट, तो अब आप उसको जो भी कह लो, बहुत लोग कहते हैं मैं हम्बल नहीं हूँ, बट आई थिंक वो टफ है उसको क्रैक करना है, उसमें टाइम लगता है। मतलब हमने 2 साल का 3 डिग्री टॉर्चर झेला है यहाँ तक आने के लिए, उतना अगर कोई सस्टेन कर ले तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि लाइक आई सेड कि अगर 2 प्लेयर्स होंगे जो लोगों को चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होंगे कि आप लेजर्स कराओ, आप अच्छे हो जाओगे, आप ये घर पे भी ले सकते हो, फायदा दोनों प्लेयर्स को ही होगा। अभी तो इंडिया में 1% से कम पेनिट्रेशन है, यूएस में 40% पेनिट्रेशन है, ऑस्ट्रेलिया में 70% पेनिट्रेशन है, चाइना में 17% पेनिट्रेशन है इस ट्रीटमेंट्स की, इन एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स का। मार्केट साइज क्या होगा इंडिया, यूएस, चाइना, कुछ आइडिया आपको? ग्लोबली आई थिंक ये 60-70 बिलियन की मार्केट है। इंडिया में 1.5-2 बिलियन की मार्केट है अभी स्किन ट्रीटमेंट्स की खाली। अच्छा, ट्रीटमेंट। और उसमें इन होम कितना अभी मार्केट होगा? इन होम तो बहुत छोटा है। इन होम जो फुल लेंथ ऑफ इन होम कर रहे हैं, मतलब देयर आर 2 अदर प्लेयर्स हु डू परमानेंट हेयर रिडक्शन एट होम, क्योंकि उसकी मशीन अब मिलने लगी है बहुत कॉमनली। बट जो फुल लेंथ ऑफ स्किन ट्रीटमेंट है ग्लोबली नोबडी एल्स इज डूइंग, इट्स ओनली अस। अच्छा, तो वो जो हमारा शेयर है दैट इज द इन होम मार्केट, बट देयर इज अ ह्यूज लेटेंट मार्केट। सो द मार्केट इज नॉट कि एस्थेटिक्स का कितना मार्केट, द मार्केट इज कि किसको एक्ने ठीक कराना है, किसको पिगमेंटेशन ठीक कराना है, किसको यंग दिखना है, किसको बाल चाहिए, किसको पतला होना है। दैट मार्केट इज मैमथ। मतलब मेरे को लग रहा है कि देयर इज अ स्पेस फॉर 50 मोर avatars and all 50 of them can do very well अगर अच्छे से execute करें तो। and all please आप no and I was saying everybody will help each other। correct, कि अभी हेयर कलर कराने में कोई सोचता नहीं है ना कि अरे इससे अमोनिया से मेरे को ये, तो लेजर्स कराने से पहले लोग सोचते हैं। इतने सारे लोग बोलेंगे कि कराओ सेफ है, कराओ सेफ है, तो वो एक दूसरे से ही बेनिफिट करेंगे। बेनिफिट होगा, जैसे म्यूचुअल फंड के केस में होता है। एग्जैक्टली, करेक्ट। अब मुझे ये पूछना है कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और क्या क्या हो सकते हैं आपके? अभी एक एड्स वगैरह तो है ही, राइट, बट व्हाट आर द डिस्ट्रीब्यूशन? कैन डॉक्टर्स बिकम योर पार्टनर्स? दे कैन। जैसे हमारे दिल्ली में 200 गायनेकोलॉजिस्ट के साथ टाई अप है, बिकॉज जिनको भी पीसीओडी का प्रॉब्लम है, उनको वेट का प्रॉब्लम है और उन लोगों को बॉडी बहुत हेयरी होती है, तो उनको वो नहीं चाहिए, या फेस पे गर्ल्स के मेल ग्रोथ जैसी हेयर होते हैं,
तो लॉट ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट रेफर अस टू देम. वी हैव टाई अप्स विथ लॉट ऑफ दीज वेडिंग बुटीक्स कि जो शादी करने हम उनसे टाई अप करते हैं, हम उनको अपने वाउचर्स देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे not just the bride or the groom, their entire family is exploring things and everybody is preparing for the big day कि everybody wants to look their best. Right. And ऐसे शादी के झंझट में अगर कोई घर में आ जाए, मतलब अगर आपकी शॉपिंग के लिए आपको 10 बजे निकलना, आप 10 बजे से पहले ही सब फ्री करके निकल जाओ, जो आपको कोई और सैलॉन या क्लिनिक नहीं दे सकता, क्योंकि खुलते ही 11-12 बजे के बाद है, तो बहुत टाइम बच जाता है बाद में, या रात को कोई आके कर दे. सो विच इज़ व्हाट वी एनेबल. तो ये एफिलिएट्स बहुत सारे हमने आइडेंटिफाई किए हैं जिनका हम नेटवर्क बना रहे हैं. अपना रेवेन्यू ग्रोथ क्या रहा है ईयर ऑन ईयर? सो वही है, आई थिंक 70 lakhs था ईयर 1 में, एंड अबाउट 8-9 crores ईयर 2 में, मतलब ये मार्च में क्लोज होगा आई थिंक. सो आई थिंक वी हैव ग्रोन मोर देन 10x. व्हाट अबाउट द शार्क टैंक इफेक्ट? शार्क टैंक इफेक्ट को इंक्लूड करके ही बोल रही हूँ. शार्क टैंक इफेक्ट तो एक ही महीने का है. 1 मार्च को ही एयर हुआ था, तो मार्च का रेवेन्यू आई थिंक is close to double than February का revenue. और ओवरऑल सर्विसेज में मार्जिन्स क्या रहते हैं इसमें? ग्रॉस मार्जिन इज अबाउट 85-86%. अच्छा, उसके बाद आपकी मार्केटिंग कॉस्ट आ गई, उबर की कॉस्ट आ गई, वो बहुत बड़ी कॉस्ट है, which is roughly around 25-30% वो चला जाता है. मार्केटिंग में चला जाता है 20-30%. राइट. तो नियर अबाउट 8-9% बचा रहे हैं हम अभी, बट स्केल बढ़ेगा. अगर हमारी एक ही एरिया से बहुत सारी बुकिंग्स आने लगेंगी तो हमारा उबर का कॉस्ट कम होगा. अगर हमारा ब्रांड बन जाएगा कि हमको हमारा वर्ड ऑफ माउथ से स्प्रेड होने लग जाए, या एक ही एफिलिएट बहुत कस्टमर्स लाने लगे, तो हमारा मार्केटिंग स्पेंड कम होएगा. तो दैट्स हाउ वी सी कि स्केल के साथ जो है बहुत सारे वो बेनिफिट्स आएंगे. बट जब आप एक्सपेंशन करते हो, कैसे सोचते हो ये सिटी सही रहेगी, यहाँ पे जाना चाहिए अपने को? सोचते ही नहीं है. मैंने बताती हूँ हमने कैसे एक्सपैंड किया. हमने सबसे पहले किया बॉम्बे, क्योंकि बॉम्बे की ज्योग्राफी मेरे को पता थी. मैं बॉम्बे में रही हूँ 4 साल, तो मेरे को ये सब पता था कि अच्छा चेंबूर अगर मोस्ट वेल कनेक्टेड जगह है तो चेंबूर इज़ द प्लेस टू ओपन अ डार्क स्टोर. फिर हमने नेक्स्ट सिटी शुरू की पुणे, क्योंकि पूना में मेरे मामा रहते हैं. पूना में बचपन से आती जाती रही हूँ, तो मेरे को पता था अच्छा ठीक है, ये भी मेरे को पता है. Then the next city that we started was हैदराबाद, क्योंकि हमारे यहाँ से टीम जाती है सेटअप करने के लिए. तो हमने ऐसे सारे 10-15 सिटी लिख दी, एंड पूछा कि अनमोल को बुला के पूछा, अनमोल कहाँ जाने का? बोला मेरे को हैदराबाद जाना है, मेरे को लगता है मैं साउथ में कभी नहीं जाऊँगा लाइफ में. तो ऐसे करके, बिकॉज हमारा बिजनेस इज सच कि सब जगह मार्केट है. मैं भोपाल में खोलना चाहती हूँ, बट माई क्योंकि ये तो आपने मेंशन भी किया था ना, छोटी सिटीज़ में बहुत अच्छा मार्केट है. एग्जैक्टली. सो भोपाल वुड बी नेक्स्ट. मेरे पेरेंट्स को लगता है अरे यार तुम भोपाल में खोल लोगी, फिर इतने सारे लोग हमारे फ्रेंड्स हैं, उन सबको ट्रीटमेंट आपको मतलब छोटे शहरों में ऐसा होता है, अब अपने घर में रिश्तेदारों में ऐसे नहीं बोल सकते कि ये ट्रीटमेंट का इतना प्राइस है आपको देना पड़ेगा. यू हैव टू जस्ट डू इट. तो माई मॉम इज लाइक कि अगर भोपाल में खोलो तो थोड़ा बड़ा खोलो, सो दैट वी आर एबल टू सर्विस एवरीबडी. मतलब इट्स लाइक आपका बिजनेस. बट डार्क स्टोर में बड़ा क्या खोलना है, मतलब कैपेसिटी हो, इक्विपमेंट हो, तो इसलिए. बट आपको लगता है अब फील होता है कि अब क्योंकि स्केल आ गया है, पैसा आ गया है, अब फील होता है कि अब वो क्लिनिक वाला एक नो फ्रिल क्लिनिक ब्रांड पर्सपेक्टिव से हमने खोला है, बट हमने नो फ्रिल नहीं खोली. हमने बड़ी हाई फ्रिल एक्सपीरियंस सेंटर खोला है. द आइडिया इज कि अगेन इट्स अनदर मार्केटिंग चैनल. द आइडिया इज नॉट कि आप क्लिनिक में आओ ट्रीटमेंट कराओ. द आइडिया इज कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ आओ, उधर बैठो, चाय कॉफ़ी पियो, एंड ट्रीटमेंट्स के बारे में समझो. आपको अगर ट्रायल लेना है तो वहाँ पे मिलेगा, आपको पैसे नहीं देने हैं तो आपको फ्री में मिलेगा उस क्लिनिक में. एंड अगर आप सब्सिक्वेंट सेशंस अपने घर पे बुक कर लो, जो आपको क्लिनिक में मिलेगा, क्योंकि ये होता है कि ये घर पे होगा तो उतना अच्छा नहीं होगा. तो इट्स टू डिमॉन्स्ट्रेट कि क्लिनिक में ऐसे होता है, एंड सेम एक्सपीरियंस आपको घर पे मिलेगा. So we've opened one in Golf Course Road in गुड़गांव, जिसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है हमें. एंड उसको हम कुछ इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, जैसे बोटॉक्स हो गया, फिलर्स हो गया, जो बहुत स्किल्ड लोगों को ही करना चाहिए.
तो वो डर्मेटोलॉजिस्ट खुद परफॉर्म करते हैं वो ट्रीटमेंट्स, तो दोज ट्रीटमेंट्स आल्सो हैपन। वो इन क्लिनिक होते हैं? वो इन क्लिनिक होते अच्छा, हैं। ओके, परफेक्ट। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, जब शार्क टैंक में आप गए थे, बहुत ही मुश्किल, मैंने तो पूरा एपिसोड देखा तो मैं तो देख रहा था कि कितने रेजिलिएंट हो गए आप उस टाइम पे खड़े थे, बिकॉज फ्यू ऑफ द पीपल वर बैशिंग एट यू फॉर वेरियस क्वेश्चंस, और कुछ परसेप्शंस थी उनके माइंड में कि यार आपने ये वर्ड क्यों यूज़ किया, वो क्यों किया। कितना मुश्किल था वहाँ पे वो डील लेके जाना, आप एंड में डील लेके गए हो, बहुत मुश्किल था। मेरे को लग रहा था कि मैं होता तो शायद मैं तो भाग जाता वहाँ से। तो आई डोंट नो हाउ यू ऑलमोस्ट मेरी डेल्ट विद इट। भागने की कगार की तो सिचुएशन आ गई थी, तो मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं टीवी पे रो दूंगी, बिकॉज यू नो आई जनरली मैंने आई ट्राई टू क्रिएट एन इमेज दैट आई एम दिस स्ट्रॉन्ग पावर वुमन। बट डू यू ट्राई और आर यू? आई एम बट सी, शार्क टैंक में जाने से पहले आई वॉज क्वाइट प्रिपेयर्ड कि अगर आप जा रहे हो तो आप ये सोच के मत जाओ कि सब बोलेंगे वाह क्या बिजनेस बनाया है, उस पर तो क्वेश्चंस उठाएंगे, एंड आई वॉज क्वाइट ओके विद इट, एंड आई वॉज लाइक कि कुछ दे देंगे जवाब। लेकिन जब उस डायरेक्शन में चला गया कि तुम्हारा बिजनेस तो जो होगा तुम तो बंदे ही सही नहीं हो, तब मेरे को बहुत बैक ऑफ द माइंड्स चलने लगा, ये मेरी मदर देख रही हैं ओवर इन्वेस्टेड कि बच्चा बिगड़ैल नहीं होना चाहिए, संस्कारी होना चाहिए, मेरे इन लॉज देख रहे हैं, मेरे इन लॉज के एक्सटेंडेड फैमिली देख रही है, मेरे एम्प्लॉयज़ देख रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि योर फाउंडर डजंट रिस्पेक्ट यू, उन एम्प्लॉयज़ के पेरेंट्स देख रहे हैं। Correct. तो वो जब मेरे दिमाग में प्लेबैक होने लगा, देन आई वॉज लाइक, जैसे हम लोग कैजुअल भाषा में कहते हैं ना, फट गई। आई वॉज जस्ट, आई एक्सपीरियंस दैट कि यार ये तो बहुत ही बैकफायर कर गया है। बट ठीक है, मतलब हाँ, मतलब बहुत अनप्लान्ड चीज़ें हुई हैं लाइफ में, ये दिस इज वन ऑफ देम, वन ऑफ द एक्सपीरियंस। तो सही है, बढ़िया है, बहुत मज़ा आया बात करके आपसे। थैंक यू फॉर Thank you. शेयरिंग ऑल ऑफ द अमेजिंग इनसाइट्स अबाउट स्किन केयर ट्रीटमेंट। लास्ट राउंड हमारा होता है रैपिड फायर, फटाफट से मैं कुछ पूछूंगा, ठीक है, 2-2 सेकंड में आपको आंसर देना है, वन वर्ड आंसर्स। ओके। स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अपनी लाइफ को, अभी तक की जर्नी को एक मूवी का टाइटल देना हो या किसी मूवी से रिलेट करना हो, तो कौन सी मूवी हो सकती है? रॉक ऑन। रॉक ऑन। फेम, मनी और पावर में से क्या चूज करोगे? फेम। व्हाई फेम? आई थिंक मनी और पावर कमाना is still easier than When you have fame. नहीं, still easier than कमाना फेम। उसमें Okay. मेहनत लगती है। 2 फाउंडर आपके साथ किसी आइलैंड पे स्टक हो जाएं, कौन से 2 फाउंडर चाहोगे? आई थिंक अमन Gupta, who's invested in our company. Second one would be Chaitanya, who's the founder of Wakefit. उनने एवतार को बड़ा, उनसे मैं सिकोया के प्रोग्राम के साथ, दे मेंटर्ड अस Okay. a lot. One thing you would tell your 18-year-old self? एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर दो, ये नौकरी वकरी मुंह माया है। कॉलेज खत्म होते ही या उसके साथ कुछ ही करो। शुरू कर दो। हाँ, अगर आज आपको $1 मिलियन दे और बोले आज ही खर्च कर सकते हो बस, तो कहाँ लगाओगे, क्या करोगे उसका? बहुत सारे इक्विपमेंट खरीद लेंगे। बिजनेस पे नहीं, पर्सनल करना। पर्सनल खर्च करना होगा। आई थिंक आई विल सिक्योर माई डॉटर्स फ्यूचर, कि कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड है उसमें डाल दो कि ये अब इश्ती का पैसा है, अब आई डोंट हैव टू वरी अबाउट इट एनी मोर। You regret anything that you spend your money on? Do I regret spending money on Anything specific? lot of things? Yeah, I'm a shopaholic. मतलब कपड़े खरीद लेती हूँ मैं, और जूते चप्पल खरीद लेती मतलब ये तो चलता ही रहता है। हूँ। हाँ 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 हाँ। कोई सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वर्ड सुनते हो जब, कौन माइंड में आता है? नॉट अमन गुप्ता, बिकॉज वो आप बोल चुके हो। आई थिंक सोच रही हूँ मैं भी कि दीपिंदर फ्रॉम जोमेटो। आई थिंक व्हाट्स योर मोस्ट यूजलेस टैलेंट? मैं वो करती हूँ फोटो मॉर्फिंग। अच्छा। कि मतलब पहले करती थी, विच इज हीरोइंस की फोटो लेके उनके मुंह में अपना मुंह चिपका देना। तो दैट वाज quite a waste of time, बट मेरे को कर Why did you feel the need of doing that? Just like that, ऐसी कोई random? कि मतलब हम उस कपड़े में कैसे दिख रहे हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग। बट थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया। थैंक यू। जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि इसमें तो अभी और कुछ, इतना कुछ सीखने को मिल सकता है।
मे बी वंस यू स्केल इट टू इवन मोर सेंटर्स, तब आपके और कुछ चैलेंजेस होंगे और अपॉर्चुनिटीज़ होंगी और इंटरेस्टिंग हैक्स आप हमें बता पाओगे उस टाइम पे, तो तब आपसे और एक बार सेशन करेंगे. बिल्कुल. बट थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग नो हियर. नो, आई हैड अ ग्रेट टाइम एज वेल. फूलिंग, आपने पूरा वो कहते हैं यादों के उस पे दरिया में जर्नी पे वापस चले डाल गए दिया. हम. हाँ, ग्रेट, थैंक यू. ओके, थैंक यू.